अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वर्क परमिट्स की टाइमलाइन इस वक्त क्या है और कौन से ऐसे वर्क परमिट्स हैं जिनका रिज़ल्ट 100% आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों को मैंने मिला जो रिसेंटली पाकिस्तान से वर्क परमिट पे आए हैं, उनको कौन से वर्क परमिट पे उनको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले और वो कौन सा प्रोफेशन रखते थे जिसकी बेस पे उनको इतनी आसानी के साथ स्पेन के वर्क परमिट मिले और यहाँ पे अब बमए फैमिली वो आ चुके हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की इंग्लैंड बारे अहम वार्निंग क्या है, क्या वार्निंग जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पारो बारे एक अच्छी खबर है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे फैमिलीज़ के लिए कौन सी एक नई इमदाद है जो कि अप्लाई करनी चाहिए और ये कौन सी फैमिलीज़ के लिए है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पेन के वर्क परमिट पे इस वक्त क्या चल रहा है और कितने टाइम में आपका वर्क परमिट निकल रहा है। काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने हो चुके हैं, 4-4 महीने हो चुके हैं, उन्होंने अपनी फाइलें सबमिट करवाई हुई हैं लेकिन उनका वर्क परमिट पे कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अक्सर खैरिया में केस फंसा हुआ है, यानी कि अभी यहीं से पास नहीं हो सका। उन्होंने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है वर्क परमिट के लिए लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे अपनी होम कंट्री में एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है वर्क परमिट के लिए लेकिन उनको कोई आंसर नहीं आ रहा। इस वक्त नॉर्मली कितना टाइम चल रहा है यहाँ पे दोस्तों ये बताता चलूँ, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, आपके पैसे पे, आपने जिस बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके बिज़नेस पे। अभी अगर उसका रिसेंटली बिज़नेस है, अभी चंद साल हुए हैं उसको बिज़नेस ओपन किए और उसने कि बहुत ज़्यादा अभी तक उस पर आपने टैक्सेशन नहीं दी और वो चल रहा है और अपने आप को पॉजिटिव शो करवाया है उसने, उस वक्त जब आपको वर्क परमिट देना था उससे कुछ अर्सा पहले उसने अपने बिज़नेस को अच्छा शो करवाना शुरू किया है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह बनती है आपके वर्क परमिट पे रिज़ल्ट आने में। अब आपका अगर वर्क परमिट सबमिट है, अब हुकूमत उसको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती बगैर किसी रीज़न के। अब वो वेट करेगी, चेक करेगी आपकी कंपनी को कि ये कितना अरसा और मज़ीद अच्छी चलती है ताकि हम आपका वर्क परमिट निकाल सकें, उसको फेवरेबल कर सकें। जितनी ज़्यादा देर लगाती है उतना ज़्यादा वो आपकी कंपनी की तहकीकात कर रही होती है कि वो टैक्स कितना पे कर रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोगों को जो पहले रखे हुए हैं उनको निकाल रहा है और नए लोगों के लिए उसने वर्क परमिट दूसरे मुल्क से बुलवाने के लिए सबमिट करवाया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं आपके वर्क परमिट पे जल्दी निकलने के लिए। अगर यहाँ से आपका वर्क परमिट निकल आता है फिर आपको वहाँ पे एम्बेसी में अगर देर लग रही है तो वो भी सिचुएशन मिलती जुलती है। आपकी एम्बेसी आपकी कंपनी के बारे में कुछ तहकीकात, कुछ रिजल्ट चाहती होती है स्पेन की लोकल अथॉरिटी से, जो कि उसको कुछ लेट मिलती हैं, कुछ टाइम पीरियड उस पर लगता है। ऑनलाइन प्रोसेस अगर सारा हो भी जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वो वेरिफिकेशन करते हैं, वो चेक करते हैं ये कंपनी ऐसी तो नहीं होगी कि यहाँ से अगर बंदा वहाँ पे जाता है इसको वो कल को तनख्वाह ही ना दे पाए, इतनी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो। तो ये तमाम चीज़ों को वो मैटर करते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर वो लेके चलते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये तमाम प्रोसेस को करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि नॉर्मली 6 महीने और 8-8 महीने, 10-10 महीने और एक साल भी लोगों को लग रहा है वर्क परमिट के लिए। अब बात करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो उधर अपना वर्क परमिट सबमिट करवाते हैं और जैसे ही सबमिट करवाते हैं कुछ महीनों में उनको वीज़े मिल जाते हैं और आते ही उनको यहाँ पे PR मिल जाती है। वो अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हाइप क्रिएट है और बहुत ज़्यादा डिमांड है IT प्रोफेशनल्स की। IT प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं, प्रोफेशन के जो लोग हैं, उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि किसी भी मुल्क में वो अप्लाई करते हैं तो उनको ज़्यादा महीने वेट नहीं करना पड़ता, उनके वीज़े लग जाते हैं और उनको बहुत इजीली यहाँ पे आने की परमिशन मिल जाती है। उनको वहाँ से वीज़े मिलते हैं, आते ही रेजिडेंसी कार्ड मिलते हैं और वो भी PR मिलते हैं। परमिशन दी तरबाह हो तो वो उनको ऑलरेडी मिल चुकी होती है। यहाँ पे फैमिली बुलवाने की उनको इजाज़त होती है, साथ रखने की इजाज़त होती है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह
रिसेंटली मेरा इत्तेफाक हुआ कुछ लोगों से मिलने का जो कि पाकिस्तान से आए थे और कराची से ज़्यादातर लोग थे जिन्होंने इसी प्रोसेस को अपनाते हुए आए थे, लेकिन वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को उन्होंने टच किया, अपना प्रोफेशन शो किया और आईटी प्रोफेशन होने की वजह से उनके बड़े इजीली यहाँ पे वीज़े लगे और यहाँ पे अब मुख्तलिफ़ वो आईटी की फर्म्स में काम कर रहे हैं और यहाँ पे वो रह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो इस तरह से अगर आप इन फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं और स्पेन आना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईटी प्रोफेशन के जो लोग हैं उनका बड़ा इजीली प्रोसेस हो जाता है। इवन ना सिर्फ स्पेन बल्कि दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे भी प्रोसेस काफ़ी आसानी के साथ हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन की इंग्लैंड के बारे में अहम वार्निंग क्या जारी की गई है। चूँकि आपको मैंने बताया था कि सितंबर के मिड तक जितने भी ब्रिटिश लोग स्पेन में रहते हैं उनको ये कहा गया है कि वो इन 15 दिन के अंदर अंदर अपने ड्राइवर लाइसेंस को अगर एक्सचेंज करवाना चाहते हैं स्पेन के ड्राइवर लाइसेंस में तो वो करवा सकते हैं। उसके बाद उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। फिर अगर वो ड्राइविंग यहाँ पे करना चाहेंगे तो वो फिर अपने ब्रिटिश ड्राइवर लाइसेंस पे नहीं कर सकेंगे बल्कि उनको यहाँ का ड्राइवर लाइसेंस करना पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों ये मैं दोबारा से आप लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आपका कोई जानने वाला या आप ख़ुद जो है वो यूके की बेस पे यहाँ पे सेटल हैं स्पेन में और ड्राइवर लाइसेंस आपके पास यूके का, तो आप अपना ड्राइवर लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं इस महीने के मिड तक स्पेन के ड्राइवर लाइसेंस में। उसके बाद बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने ड्राइवर लाइसेंस को स्पेन में कन्वर्ट करवा सकें। उसके बाद आपने लाजमी तौर पे अगर यहाँ पे ड्राइविंग करनी है तो आपने स्पेन का ड्राइवर लाइसेंस हासिल करना है। उसमें आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वो तमाम प्रोसेस के बाद ही फिर आप यहाँ का ड्राइवर लाइसेंस हासिल करके ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन की पारो के बारे में, जो एक अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग पारो ले रहे हैं उनके लिए या जो आने वाले फ्यूचर में लेंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि स्पेन की हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि पारो को भी बढ़ाया दिया जाएगा, यानी कि 3.8% से पारो को भी इंक्रीमेंट लग जाएगी। यानी कि पारो जितनी अब आप ले रहे हैं इसमें 3.85% जो है यानी कि 3.80% आपकी पारो जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप 1000 यूरो जो है वो ले रहे हैं उसमें 30.80 यूरो जो है आपको मज़ीद मिलेंगे, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया है। क्योंकि पूरा एरिया जो है इस वक्त इन्फ्लेशन का शिकार है, बल्कि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन का शिकार है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पारो को भी बढ़ाया जाता, जो कि एक हुकूमत का बहुत अहसन कदम है और पारो को भी बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब आप जो भी नए लोग जो हैं वो पारो लगवाएंगे उनको नई इंक्रीमेंट के मुताबिक पारो मिलेगी, यानी कि 3.80% जो है जितनी आपकी टोटल पारो बनती है उसमें इंक्रीमेंट लग के आपको ये मिला करेगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है जो कि आने वाले पारो लेने वालों के लिए बहुत मुफीद होगी। अब दोस्तों बात करते हैं फैमिलीज़ के लिए। फैमिलीज़ के लिए असिंदे ने नई अमदादों की अनाउंसमेंट की है। बहुत अच्छी अमदादें हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो तरखीता नमरोसा रखने वाली फैमिलीज़ हैं उनके लिए कहा गया है। उसके बाद वो फैमिलीज़ जो कि अकेली माँ या अकेला बाप अपनी फैमिली को चला रहा है उनके लिए, और तीसरे नंबर पे वो बच्चे जो कि 33% से ज़्यादा जो है वो कैपेसिदाद हैं यानी कि माजूर हैं, उनके लिए वो भी इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये काफ़ी अहम अमदाद है और इस अमदाद को आप अगर खुदा न खास्ता आप वालिद या वालदा अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो ये 25 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए आप इस अमदाद को हासिल कर सकते हैं। ये दोस्तों चक्केदी जो है वो फैमिलिया भी इसको कहा जाता है अमदाद को। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये अमदाद काफ़ी ज़्यादा अहम है। वो फैमिलीज़ जो कि इंग्रेसो मिनिमम विदाल ऑलरेडी ले रही हैं और इस कैटेगरी में आते हैं वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अप्लाई ना करें, लेकिन दोस्तों इन 3 कैटेगरी के अलावा अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई ना करें क्योंकि आपको ये नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ तो आप
तरखीता नमरोसा या तरखीता जनरल रखते हो, स्पेशल जनरल, और या आपका बच्चा खुदा न खास्ता कोई न कोई अपाहज है और अपाहज जो है वो 33% कैपेसिटी से ज़्यादा है, या वालिद या वालदा दोनों में से एक बच्चों को पाल रहे हैं और दूसरा गैर हाज़िर है, वो किसी वजह से भी हो सकता है, तलाक की वजह से हो सकता है, खुदा न खास्ता डेथ की वजह से हो सकता है, या बीमारी की ऐसी है परमानेंट कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो हो सकता है, तो वो भी ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अहम इमदाद है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।